हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और धमाकेदार लेक्चर जिनमें अपन लोग क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन में आने वाले हैं दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन अपन लोग सॉल्व करने वाले हैं। और दोस्तों लास्ट तक जरूर बनी रहें क्योंकि 100% मैं जो सवाल आपको करवाऊंगा, जो क्वेश्चन आपको करवाऊंगा वो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। तो लास्ट तक जरूर बने रहें। इतने मजेदार क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों, आप लोगों को भी मजा आ जाएगा और आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है या नहीं हुई है। और अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई है तो दोस्तों मैं जो क्वेश्चन आपको करवाऊंगा वो क्वेश्चन आप लोग करके ही जाइए दोस्तों। 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, ये गारंटी के साथ कहता हूं, इसलिए बने रहे दोस्तों। 2024 में आया हुआ जो पेपर है दोस्तों, और पेपर का दोस्तों जो कोड है वो है 824 IO। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। आप लोगों को पता होगा दोस्तों आपका जो समय अवधि होती है वो 3 घंटे 15 मिनट की होती है। जो आपका पेपर होता है वो 70 नंबर का होता है दोस्तों, आप लोगों को सबको पता होगा दोस्तों। इसमें जो प्रश्न पत्र 2 खंडों में आते हैं, खंड आ होता है और खंड बा होता है। तो खंड आ में आप लोगों को पता है तथा खंड बा में 3 उपभागों को यहाँ पे बांट दिया गया है। इसमें से 1 उपभाग, 2 उपभाग और 3 उपभाग में इसको दोस्तों क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया है। ज्यादा देर ना करते हुए चलिए दोस्तों जल्दी से आप लोग क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा ये क्या चीजें हैं क्या चीज नहीं होती हैं। तो चलिए दोस्तों आपको एक चीज याद रखना दोस्तों, OMR शीट आपको मिलेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो OMR शीट दोस्तों बहुत अच्छे से भरिएगा। अगर आपको OMR शीट भरना नहीं आता है तो दोस्तों मैं आपको एक OMR शीट कैसे भरते हैं उसकी भी वीडियो बता दूंगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं खंड आ से दोस्तों। खंड आ से सबसे पहले अपन लोग क्या कर लेते हैं, बहुविकल्पीय जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। तो चलिए जल्दी से इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए अपन लोग इसका उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस दोस्तों छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, तारों का टिमटिमाने का कारण क्या है। जो तारे टिमटिमाते हैं दोस्तों उनका कारण क्या है, या प्रकाश का प्रकीर्ण है, या प्रकाश का परावर्तन है, या वायुमंडलीय अपवर्तन है, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जल्दी से इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाता है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन दोस्तों तारों का टिमटिमाने का कारण हो जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है, उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है, कैसा बनता है दोस्तों, वास्तविक तथा बड़ा बनता है, आभासी छोटा बनता है, या आभासी तथा बड़ा बनता है, या वास्तविक तथा छोटा बनता है। तो चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स भर दीजिए दोस्तों, मुझे पता होगा ये आंसर आप लोगों को जरूर आता होगा, इसका आंसर आप लोगों को जरूर आता होगा। तो चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर भर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो जो आता है आभासी तथा छोटा। तो दोस्तों क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर दोस्तों, आभासी तथा छोटा। चलिए प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारे जाने पर सबसे अधिक विचलन कोण वाला रंग कौन सा होता है दोस्तों, जो सबसे अधिक विचलित करता है। चलिए जल्दी से इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, नीला। तो दोस्तों नीला एक ऐसा कलर है दोस्तों जो सबसे अधिक क्या होता है, विचलित होता है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगा दोस्तों जिससे कम समय में आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाए। तो दोस्तों बने रहे मेरे साथ। प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। कॉलम ए, दी गई मात्रकों का सुमेलन आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, मैचिंग करना है। कॉलम बी में दी गई भौतिक राशियों से कर सही विकल्प को आप लोगों को चुनना है दोस्तों। ओम का क्या होता है, चलिए दोस्तों जल्दी से जवाब दीजिए फटाफट। ओम का क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों को जल्दी से यहाँ पे भौतिक राशियों को चुनना है दोस्तों, जल्दी जवाब दीजिए। ओम का क्या होता है दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध। क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध होता है। वाट का क्या होता है दोस्तों, विद्युत शक्ति। एम्पियर का क्या होता है दोस्तों, विद्युत धारा। वोल्ट का क्या होता है दोस्तों, जल्दी बताइए, वोल्ट का क्या होता है, विद्युत विभवांतर। अब देख लीजिए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों ये रहा दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, R/2R प्रतिरोधों के 2 तारों को पहले आपने क्या किया दोस्तों, श्रेणी क्रम में, बाद में समांतर क्रम में क्या किया दोस्तों, जोड़ा जाता है। यदि दोनों दिशाओं में कुल प्रतिरोध क्रमशः R1 और R2 हैं तो R1 और R2 का आपको क्या निकालना है दोस्तों, अनुपात निकालना है। तो चलिए इसका जल्दी से देख लेते हैं उत्तर क्या हो जाता है। आप लोगों को पता होगा दोस्तों जो श्रेणी क्रम का जो सूत्र हो जाता है वो क्या होता है, R1 बराबर R1 प्लस R2, आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे R1 आप लोग निकालेंगे, क्या निकल के आएगा, R1 कितना दिया गया है, R प्लस 2R। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 3R के बराबर हो जाएगा। वहीं पर अपन लोग समांतर क्रम का जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है,
1/R1 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। आप लोगों को पता होगा कि नहीं? तो दोस्तों 1/R1 जो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है दोस्तों, R प्लस 1/2R ये हो जाता है दोस्तों। अब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो निकल के क्या आ जाएगा, जो R2 आपका निकल के आएगा दोस्तों वो क्या आ जाएगा, 2R प्लस 3 निकल के आ जाएगा। आप जब इसका आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, अनुपात निकालेंगे किसका, R1/R2 का अनुपात निकालेंगे। तो R1 कितना निकल के आया था, 3R। R2 कितना निकल के आया, 2R/3। अब दोस्तों ये 3 ऊपर जाएगा, क्या जाएगा ऊपर जाएगा, तो 3R इंटू 3/2R। तो दोस्तों क्या होगा, R से R आप काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 9/2। तो दोस्तों ये उसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 9:2 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न नंबर 7 दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। चित्र में दर्शाए गए इलेक्ट्रॉन व चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी। आपको जल्दी से इसका उत्तर देना है, तो चलिए फटाफट इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। ऑप्शन ए दिया गया है बाईं ओर, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है दाईं ओर, ऑप्शन सी दिया गया कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, या फिर कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। तो चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या देख लेते हैं। इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। दोस्तों क्या होगा, आरोपित बल की दिशा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों अब अपन लोग सॉल्व कर लेते हैं उपभाग सेकंड। इसका प्रश्न नंबर 8 ये दिया गया है दोस्तों, क्या है, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह क्या है। तो प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह क्या हो जाता है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए CHO इसका करेक्ट आंसर है। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9, उदासीन घोल का pH मान कितना होता है। इसका सही से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 7। प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से दोस्तों कीटोन है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। कीटोन क्या है दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्रोपेनॉन। दोस्तों इसका सेकंड नाम क्या होता है, कीटोन। प्रश्न नंबर 11 दिया गया है, ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों, जल्दी बताइए। देखिए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, जल्दी बताइए। इसका करेक्ट उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम। प्रश्न नंबर 12 दिया गया है, कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है, जल्दी से बताइए। क्या कहलाती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए निस्तापन कहलाता है। क्या कहलाता है, निस्तापन। प्रश्न नंबर 13 दिया गया है, रासायनिक अभिक्रिया। ये दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया आपकी दी गई है, CuSO4 प्लस Fe, FeSO4 प्लस Cu बाहर निकल गया। तो दोस्तों किस प्रकार की अभिक्रिया है, जल्दी बताइए। कौन सी प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों, करेक्ट उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब पढ़ लेते हैं दोस्तों उपभाग 3। पहला है दोस्तों स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है दोस्तों, जल्दी जवाब दीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, जल है, क्लोरोफिल है, सूर्य का प्रकाश है, या इनमें से सभी। दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, चलिए जल्दी बताइए पादप हार्मोन कौन सा है दोस्तों, करेक्ट उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी साइटोकाइनिन। 16 क्वेश्चन दिया गया है, परागकोश में क्या होते हैं दोस्तों, चलिए जल्दी बताइए क्या होते हैं। करेक्ट उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी परागकण होते हैं। प्रश्न नंबर 17 दिया गया है, 17 दिया गया है, पुनरुद्भवन द्वारा प्रजनन होता है दोस्तों, किसमें होता है, हाइड्रा में होता है। किसमें होता है, हाइड्रा में। प्रश्न नंबर 18 दिया गया है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाता है सिनेप्स। प्रश्न नंबर 19 दिया गया है, निम्न में से कौन सा बाहरी तंत्र में उत्पादक का उदाहरण है, चलिए जल्दी बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हरे पौधे। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया है, चलिए जल्दी से बताइए दोस्तों किन लक्षणों का अध्ययन किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर है दोस्तों गोल झुर्रीदार बीज। तो दोस्तों आपके यहीं पर MCQ क्वेश्चन क्या हो गया दोस्तों, समाप्त हो गया, जो 20 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे, 20 मार्क के आपसे पूछे जाएंगे। अब अपन लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं, जैसे 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, इन नंबर वाले प्रश्नों की तरफ अपन लोग बढ़ लेते हैं दोस्तों। खंडवा की तरफ अपन लोग बढ़ लेते हैं। तो इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि अब आपकी तैयारी बहुत खतरनाक होने वाली है दोस्तों, मजा आ जाएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब दोस्तों अपन लोग देख लेते हैं खंडवा। क्या देख लेते हैं दोस्तों, खंडवा। तो खंडवा का दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर फर्स्ट का पहला प्रश्न दिया गया है, प्रकाश के प्रकीर्णन की 2 प्राकृतिक घटनाएं बताइए। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। प्रकाश के प्रकीर्णन की 2 प्राकृतिक घटनाएं दोस्तों ये रही। पहला दिया गया आकाश का नीला रंग,
तो दोस्तों क्या है, सूर्य के प्रकाश के प्रकिरण के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। छोटे तरंग दैर्ध्य ब्लू या फिर वॉयलेट का प्रकिरण वातावरण के कणों द्वारा अधिक होता है। तो दोस्तों आप लोग भी पेपर में बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, बिल्कुल सेम ही लिखना है दोस्तों। बस वहां पे क्या है, आपका जो मैंने यहाँ पे रेड कलर से यहाँ पे जो हेडिंग बनाई है दोस्तों, तो आप लोगों को रेड पेन लेके नहीं जाना है, लेकिन दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग लिखेंगे तो आपके 100% मार्क आएंगे दोस्तों। 100% मार्क आएंगे आप लोगों के, कोई भी आपका मार्क नहीं काट सकता, कोई भी आपके मार्क्स एक भी मार्क्स कोई भी नहीं काट पाएगा दोस्तों। तो आप लोगों को भी इसी प्रकार से बोर्ड की कॉपियों में लिखना है दोस्तों। बहुत अच्छे से और सुंदर तरीके से लिखिएगा दोस्तों, जिससे आपके एक भी नंबर नहीं कटे। देखिए दोस्तों दूसरा देख लेते हैं उदाहरण, सूर्यास्त और सूर्योदय का लाल रंग। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें वायुमंडल में अधिक दूरी तय करती हैं, आप लोगों को पता होगा, जिससे लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और यह रंग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। देखिए दोस्तों बिल्कुल इसी प्रकार से आप लोग बोर्ड की कॉपियों में भी लिखिए, जिससे आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, दृष्टिकोण कितने प्रकार के होते हैं, इनके नाम बताइए। तो चलिए दोस्तों इसका भी उत्तर देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा इसका उत्तर, दृष्टि दोष के प्रकार और उसके नाम। दोस्तों सबसे पहले हो जाता है निकट दृष्टि दोष, इसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। दूसरा हो जाता है दूर दृष्टि दोष, इसमें व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। तीसरा हो जाता है बुद्धि परिपक्वता दोष, यह दोष वृद्ध अवस्था में होता है दोस्तों, जिसमें पास और दूर दोनों की वस्तुओं को देखने में क्या हो जाती है, कठिनाई हो जाती है। तो आप लोग भी बोर्ड के पेपर में ऐसे ही लिखिएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब प्रश्न नंबर 2 का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस के दो दो उपयोग लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर जल्दी से देख लेते हैं। दोस्तों ये रहा इसका उत्तर, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस के दो दो उपयोग क्या दिए गए हैं। पहला मिरर में इसका उपयोग वाहन के पीछे वस्तुओं का विस्तृत दृश्य दिखाने के लिए किया जाता है। दूसरा है दोस्तों सुरक्षा दर्पण में दुकानों या चौराहों पर बड़े क्षेत्र को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब देख लीजिए दोस्तों उत्तल लेंस कॉन्वेक्स मिरर क्या चीज है। पहला दिया गया आवर्धक कांच के रूप में वस्तुओं को बड़ा करके दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है दोस्तों दूरबीन और माइक्रोस्कोप में छवि को स्पष्ट एवं बड़ा करके दिखाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसे लग रहे हैं उत्तर, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 इसका दिया गया, अवतल लेंस से किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए। तो चलिए दोस्तों जल्दी से आरेख बना लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा उसका उत्तर, जहां पे ए और बी क्या है दोस्तों, ए बी क्या है दोस्तों, वस्तु है। क्या है दोस्तों, वस्तु है। ए डैश और बी डैश क्या है दोस्तों, प्रतिबिंब। यहाँ पे ये क्या बन रहा है दोस्तों, प्रतिबिंब। क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। क्या बन रहा है दोस्तों, प्रतिबिंब बन रहा है। और ये क्या जा रही है दोस्तों, रेज निकल रही है, रेखाएं निकल रही हैं, आप लोगों को पता होगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 3 का दोस्तों पहला प्रश्न दिया गया, किसी प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित करने पर वोल्ट मीटर तथा अमीटर को कैसे जोड़ते हैं। चलिए दोस्तों इसका भी उत्तर जल्दी से देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा उसका उत्तर, किसी प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित करते समय वोल्ट मीटर और अमीटर को निम्न प्रकार से जोड़ा जाता है। पहला दिया गया दोस्तों अमीटर। अमीटर को श्रृंखला मतलब सीरीज में जोड़ा जाता है, इसे प्रतिरोधक के साथ सीधा जोड़ते हैं ताकि यह पूरी धारा को माप सके जो प्रतिरोधक से होकर गुजर रही है। दोस्तों वोल्टमीटर क्या चीज है, वोल्टमीटर को समांतर पैरेलल में जोड़ा जाता है, इसे प्रतिरोधक के दोनों सिरों के साथ जोड़ते हैं ताकि यह उस प्रतिरोधक पर लगने वाले वोल्टेज को क्या कर सके दोस्तों, माप सके। इस प्रकार अमीटर और वोल्टमीटर को सही तरीके से जोड़ने पर हम किसी प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित धारा और उस पर लगे वोल्टेज का सही क्या कर सकते हैं दोस्तों, मापन कर सकते हैं। यहीं पर दोस्तों प्रश्न नंबर 2 दिया गया, 500 वाट का रेफ्रिजरेटर 12 घंटे प्रतिदिन उपयोग में लाते हैं, तो रेफ्रिजरेटर द्वारा 30 दिन तक कितनी किलोवाट घंटा ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों इसका भी जल्दी से अपन लोग उत्तर देख लेते हैं। चलिए दोस्तों इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं, सबसे पहले क्या देख लेते हैं, यूनिटों की संख्या। क्या देख लेते हैं, यूनिटों की संख्या क्या होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वाट इंटू घंटा इंटू दिन।
बटे क्या होगा दोस्तों 1000 के, क्या हो जाएगा दोस्तों 1000 के। तो दोस्तों वाट कितना दिया था 500, घंटा कितना लगा दोस्तों 12 इंटू दिन कितने लगे 30, कितने लगे दोस्तों 30 बटे 1000। देखो दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से यहाँ पे 1 जीरो कट गया। तो दोस्तों उत्तर कितना आ जाएगा 180 किलोवाट घंटा। आशा करते हैं आप लोगों को इसका उत्तर क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 4 का दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया गया, किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र आपको बनाना है दोस्तों। चलिए इसका भी उत्तर जल्दी से देख लेते हैं और चित्र को बना लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा उसका उत्तर। तो आप लोगों को क्या करना था दोस्तों, एक क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का आपको क्या करना था दोस्तों, यहाँ पे एक चित्र बनाना था। तो दोस्तों मैंने एक चित्र आप लोगों के लिए बना के पहले से ही ऑलरेडी रखा हुआ है। तो दोस्तों ये रहा उसका चित्र, और यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों जो आपका एन टर्मिनल है क्या कहलाता है दोस्तों, उत्तरी ध्रुव। क्या कहलाता है उत्तरी ध्रुव, क्या कहलाता है उत्तरी ध्रुव। और जो एस टर्मिनल होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है दक्षिणी ध्रुव। क्या कहलाता है दक्षिणी ध्रुव। दोस्तों जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं वो क्या करती हैं दोस्तों, जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं वो क्या करती हैं एक बंद वक्र बनाती हैं। क्या करती हैं एक बंद वक्र बनाती हैं, जो एन से दोस्तों क्या चलती हैं एस डायरेक्शन में चलती हैं, एन से एस डायरेक्शन में चलती हैं दोस्तों। एन से क्या चल रही है एस डायरेक्शन में, आप लोग ये देख रहे होंगे बाहर की तरफ जो चल रही हैं। और दोस्तों अंदर की तरफ क्या चलती हैं, जो एस से एन की डायरेक्शन में चलती हैं। क्या चलती हैं अंदर की तरफ एस से एन की डायरेक्शन में चलती हैं दोस्तों, इस प्रकार से। तो आप लोग इसी प्रकार से जो आपके बोर्ड की नोटबुक होगी आपको एक इसी प्रकार से चित्र बना देना है, और साथ में आप लोगों को इस प्रकार से आप लोगों को क्या कर देना है लिख देना है, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्रश्न नंबर 2 दिया गया, धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है। चलिए दोस्तों इसका भी जल्दी से उत्तर देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा उसका उत्तर, धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र में निम्नलिखित कारकों पर क्या करता है दोस्तों निर्भर करता है। पहला है परिनालिका से प्रवाहित धारा की मात्रा। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण उस धारा के परिमाण के सीधे अनुपात में होता है, अर्थात धारा जितनी अधिक होगी चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ही अधिक होगा। अगला है परिनालिका से दूरी। परिनालिका से दूरी दोस्तों जितनी अधिक होगी चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण परिनालिका से दूरी के साथ क्या करता है दोस्तों घटता है। तीसरा है परिनालिका के प्रकार और आकार, टाइप्स ऑफ शेप ऑफ कंडक्टर। यदि परिनालिका सीधी रेखा में है तो चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के चारों ओर क्या करेगी दोस्तों एक वृत्ताकार बनाती है दोस्तों पथ। दूसरा हो जाता है यदि परिनालिका कुंडली के रूप में लपेटी हुई है तो चुंबकीय क्षेत्र अधिक केंद्रित होता है दोस्तों, इसके अंदर अधिक शक्तिशाली होता है दोस्तों। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चौथा दिया गया परिनालिका के चारों ओर माध्यम। परिनालिका के आसपास के माध्यम का प्रकार चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रभावित करता है। किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे दोस्तों क्या हो गया लोहा के होने से चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है बढ़ता है। आप लोग इसे नोटबुक में उतार लें क्योंकि ये क्वेश्चन जो करवा रहा हूं वो पूछे जा चुके हैं, जो कि 2024 में आया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन है, और जो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 दिया गया है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है। चलिए इसका भी उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा उसका उत्तर, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ के अंगूठे व पास वाली 2 उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर क्या हो दोस्तों लंबवत हो। देखिए दोस्तों ये तीनों क्या कर रही हैं 90 अंश का कोण बना रही हैं, लंबवत हैं। यदि आप अंगूठे के पास वाली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र को किससे डिनोट करते हैं दोस्तों बी से, की दिशा को, तथा बीच वाली अंगुली धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों अंगूठा किसको दर्शा रहा है बल की दिशा को, जे वाली उंगली किसको दर्शा रही है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और जे वाली उंगली किसको दर्शा रही है धारा की दिशा को। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं उपभाग 2। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 का पहला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित यौगिकों के आयुपेशी नाम लिखिए। पहला आपको लिखना है एसिटिलीन का, दूसरा लिखना है एसिटिक अम्ल का। तो चलिए दोस्तों इनका भी उत्तर अपन लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा उसका उत्तर, निम्नलिखित आयुपेशी नाम आप लोगों को बताने थे। एसिटिलीन का जो आयुपेशी नाम होता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं अपन लोग एथाइन। क्या बोलते हैं एथाइन।
और एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम होता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? एथेनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं दोस्तों? एथेनोइक अम्ल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड प्रश्न दिया गया है, एथेनॉल के दो रासायनिक अभिक्रियाओं के साथ रासायनिक समीकरण लिखिए। तो चलिए दोस्तों इसका भी उत्तर देख लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों ये रहा उसका उत्तर, एथेनॉल के दो रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण। पहला दिया गया दोस्तों दहन प्रतिक्रिया। एथेनॉल का पूर्ण दहन कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न करता है। तो ये रही रिएक्शन। तो एक चीज याद रखे ना दोस्तों, रिएक्शन बहुत इंपोर्टेंट होती है केमिस्ट्री के लिए दोस्तों, तो रिएक्शन बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। दूसरा दिया गया सोडियम के साथ अभिक्रिया। एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है दोस्तों? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो ये रहे उसके रासायनिक समीकरण। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्रश्न नंबर 6 का पहला प्रश्न दिया गया, दहन अभिक्रिया को समझाइए, इसके दो उदाहरणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो चलिए जल्दी से इसका भी उत्तर देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा उसका उत्तर, दहन अभिक्रिया वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके गर्मी और प्रकाश मतलब आग उत्पन्न होता है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। उदाहरण दिया गया है दोस्तों मीथेन का दहन और दूसरा दिया गया है कार्बन का दहन। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्रश्न नंबर बी दिया गया, सक्रियता श्रेणी को समझाइए तथा इसका एक उपयोग लिखिए। तो चलिए दोस्तों इसका भी उत्तर देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा उसका उत्तर, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी धातुओं का दोस्तों क्या एक क्रम है जो उनकी क्रियाशीलता के आधार पर लिया जाता है। इसमें सबसे अधिक सक्रिय धातु ऊपर और कम सक्रिय धातु दोस्तों नीचे की ओर होती हैं। उपयोग क्या है दोस्तों? सक्रियता श्रेणी का उपयोग धातुओं के विस्थापन अभिक्रियाओं को समझाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि जिंक को कॉपर सल्फेट में डाला जाए तो जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है दोस्तों। ये रही उसकी रिएक्शन दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा बोर्ड के पेपर में। यह दर्शाता है कि जिंक कॉपर से क्या दोस्तों अधिक सक्रिय होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 7 का दोस्तों पहला प्रश्न दिया गया, अम्ल तथा क्षार से आप क्या समझते हैं? दैनिक जीवन में पीएच के दो उपयोग लिखिए। तो चलिए दोस्तों इसका भी उत्तर देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा उसका उत्तर, अम्ल और क्षार से आप क्या समझते हैं? तो अम्ल क्या है दोस्तों? वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया और सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। क्षार क्या होते हैं दोस्तों? जो पदार्थ जल में घुलकर OH- आयन को क्या करते हैं दोस्तों? प्रदान करते हैं, वो क्या हो जाते हैं? क्षार हो जाते हैं, जैसे NaOH और KOH। पीएच का दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है दोस्तों? मिट्टी की उपरता में और दांतों की सुरक्षा के लिए। ये हो गए दोस्तों इसके उत्तर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर दोस्तों सेकंड दिया गया है, व्यंजक चूर्ण प्राप्त करने की विधि का रासायनिक समीकरण और उसके दो उपयोग आपको लिखना है दोस्तों। चलिए इसका भी उत्तर देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा उसका उत्तर, व्यंजक चूर्ण प्राप्त करने की विधि का रासायनिक समीकरण तथा दो उपयोग दोस्तों ये रहे। व्यंजक चूर्ण कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2 दोस्तों ये क्या है? CaOCl2 होता है। इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस की अभिक्रिया से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। ये रहा उसका रासायनिक समीकरण। तो आप लोग याद कर लीजिएगा। दो उपयोग दिए गए हैं, पानी की शुद्धि करने में और वस्त्रों और कागज का व्यंजन करने में दोस्तों। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब अपन लोग सॉल्व कर लेते हैं उपभाग 3। तो उपभाग 3 का पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया, प्रश्न नंबर 8, कायिक प्रवर्धन क्या है? उचित उदाहरण एवं चित्र के माध्यम से इसका आपको क्या करना है दोस्तों? वर्णन करना है। चलिए इसका उत्तर जल्दी से देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा उसका उत्तर, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन दोस्तों ऐसा प्रजनन प्रक्रिया है जिसमें पौधे के किसी भी कायिक अंग जैसे तना, जड़, पत्तियों के माध्यम से नए पौधों का क्या होता है दोस्तों? निर्माण होता है। यह एक गैर यौन मतलब कि दोस्तों एसेक्सुअल प्रजनन कहलाता है। विशेषताएं क्या क्या है? इसमें बीज का उपयोग नहीं होता। यह प्रक्रिया तेज सरल होती है। पौधों अपनी आनुवांशिक विशेषताएं जो दोस्तों जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं समान रूप से बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए आलू हो गया दोस्तों, अदरक हो गया और क्या हो गया? पुदीना हो गया। तो दोस्तों ये रहा उसका चित्र। आप लोग ऐसे ही बोर्ड के एग्जाम पे दोस्तों आप लोग बनाएंगे, मैं बना के भी दिखा दे रहा हूँ आपको। ऐसे आलू लेना है दोस्तों और क्या करना, सिंपल सा इस प्रकार से आपको नोट्स बना देने। ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? नोट। क्या कहलाते हैं? नोट्स कहलाते हैं, जहां से कली निकलती है दोस्तों और नया आलू क्या होता है दोस्तों? विकसित होता है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो आपके 100% नंबर आएंगे दोस्तों, ये मेरी गारंटी है।
तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर दोस्तों यहाँ पे 9 दिया गया है, निम्नलिखित पर संक्षेप टिप्पणी लिखिए। किस पर लिखना है आपको? प्रकाश संश्लेषण पर और मानव हृदय पर लिखना है। तो चलिए इन दोनों का उत्तर जल्दी से देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा उसका उत्तर, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसमें पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल का उपयोग करके क्या करते हैं दोस्तों? ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ये रहा दोस्तों उसका रासायनिक समीकरण। यह प्रक्रिया पृथ्वी पर ऊर्जा और ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है दोस्तों। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये रिएक्शन बिल्कुल से याद करके जाइए क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। क्या दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, तो ऐसे करके जाइएगा। तो दोस्तों ये रहा मानव हृदय का आंसर दोस्तों। उत्तर, मानव हृदय एक मांसपेशीय अंग होता है जो हमारे शरीर में क्या करता है दोस्तों? ब्लड सर्कुलेशन को नियंत्रित करता है। यह 4 कक्षों में बटा होता है, बाह्यलिंद, दाह्यलिंद, वायुनिलय और दाह्यनिलय। हृदय ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में और ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों तक क्या करता है दोस्तों? पंप करता है। सामान्य रूप से यह एक स्वस्थ हृदय प्रति मिनट 60 से क्या होती है दोस्तों? 100 होती है। वैसे दोस्तों 70 से 75 मानी जाती है। क्या करता है दोस्तों? धड़कता है। हृदय की जो क्रियाशीलता से शरीर के सभी अंगों को आवश्यक ऑक्सीजन और क्या मिलती है दोस्तों? पोषक तत्व मिलते हैं। आप लोगों को इतना लिखने के बाद दोस्तों आप लोगों को इस प्रकार से एक चित्र बना देना है दोस्तों हृदय का। दोस्तों आप बताना ये आपको चित्र कैसा लगा दोस्तों, हार्ट का कैसा लगा, क्योंकि ये हाथ हैंड रिटेन है दोस्तों, हाथ से बनाया गया है दोस्तों। तो बताइएगा आप लोग कि कैसा लगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 दिया गया है, ओजोन परत क्या है? पृथ्वी के लिए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। चलिए दोस्तों जल्दी से ओजोन परत के बारे में लिख लेते हैं, देख लेते हैं दोस्तों किस प्रकार से आपको लिखना है बोर्ड के अंदर। तो दोस्तों ये रहा उसका उत्तर, ओजोन परत वायुमंडलीय की एक परत है जो मुख्य रूप से क्या करती है दोस्तों? कहाँ पर रहती है? स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित होती है दोस्तों। यह परत O3 ओजोन के O3 अणुओं से बनी होती है। यह परत सूर्य की हानिकारक जो पराबैंगनी जो यूवी रेस होती हैं दोस्तों, वो पृथ्वी पर ना आए इसके लिए होती है दोस्तों। यह पृथ्वी के लिए इसका महत्व क्या क्या है? पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करना, पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना और पर्यावरण का संरक्षण करना। दोस्तों ये इसके मुख्य उद्देश्य हो गए। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अंदर का दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिएगा और लिख लीजिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 दिया गया है, निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी लिखना है दोस्तों लिंग निर्धारण पे। तो दोस्तों ये रहा उसका उत्तर, लिंग निर्धारण। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या कहलाता है? लिंग निर्धारण एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें यह तय होता है कि जीव नर होगा या क्या होगा दोस्तों? मादा। यह गुणसूत्रों द्वारा नियंत्रित होता है। मनुष्यों में लिंग निर्धारण एक्स और वाई गुणसूत्रों पर आधारित है। एक्स एक्स गुणसूत्र के संयोजन से मादा बनता है और एक्स वाई के संयोजन से नर बनता है। पुरुषों में वाई गुणसूत्र लिंग निर्धारण का मुख्य घटक होता है क्योंकि इसमें क्या होता है? SRY जीन। क्या होता है दोस्तों? SRY जीन होता है जो नर के विकास को क्या करता है दोस्तों? प्रेरित करता है। और अन्य जीवों में दोस्तों जैसे कि पक्षियों में दोस्तों ZW हो गया, और जो सरीसृप होते हैं दोस्तों जैसे सांप वगैरह हो चुके हैं, वो उसमें क्या करते हैं आप लोग? तापमान आधारित प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये रहा उसका उत्तर, मेंडल के नियम। ग्रेगर मेंडल ने अनुवांशिक के 3 मुख्य नियम स्थापित किए थे। पहला है एक विकल्पता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। प्रत्येक गुण के 2 एलील्स होते हैं जो अलग अलग होकर अगली पीढ़ी में क्या करते हैं दोस्तों? ट्रांसफर होते जाते हैं। अगला है स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। विभिन्न गुणों के लिए एलील स्वतंत्र रूप से संयोजित होते हैं। तीसरा दिया गया प्रभावी और अप्रभावी लक्षण का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। जब 2 भिन्न एलील होते हैं तो एक प्रभावी लक्षण प्रकट होता है और दूसरा क्या होता है दोस्तों? अप्रभावी, मतलब कि दबा हुआ होता है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों यहीं पर आपका पूरा का पूरा मॉडल पेपर दोस्तों क्या हो जाता है? सॉल्व हो जाता है। क्या हो जाता है? सॉल्व हो जाता है। तो जल्दी से दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छी तैयारी करवाने वाला हूँ। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए।